This conference will now be recorded. नमस्कार। कोरोना कोविड कालीन लॉकडाउन में आयुर्वेदीय एवं आयुर्वेद टीचर्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित आयुर्वेदीय अभ्यास माला में आपका सबका स्वागत है। आज के व्याख्यान सत्र में वैद्य प्रिया कडूस पुणे से हमें उनका लाभ हुआ है। वो वमन विरेचन पूर्व स्नेहपान का पर्याय अनुवासन बस्ती हो सकती है क्या, उसका उनका शोध प्रबंध प्रस्तुत करेगी। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो आपका व्याख्यान शुरू करें। हेलो, नमस्कार। I am Dr. Priyadarshini Bapat Kadus, and today I am going to present very interesting and maybe controversial topic, that is Anuvasan Basti as an alternative to Snehapan in Purva Karma of Vaman and Virechan. As we all know, Snehapan is very essential Purva Karma of Vaman and Virechan. We cannot avoid Snehapan. लेकिन बहुत बार ऐसे होता है कि सुबह सुबह पेशेंट का फोन आता है 6, 6:30 बजे, 7 बजे, और पेशेंट कहता है कि मुझे स्नेहपान में नहीं ले सकता और मुझे छर्दी हो गई है, तो मैं क्या करूं। अभी आप सबको पता है कि सुबह का यानी 6, 6:30 बजे का टाइम स्कूल बस, बच्चे, टिफिन, बहुत सारी गड़बड़ होती है, लेकिन स्नेहपान फिर भी आवश्यक है। पेशेंट को हमने क्लिनिक में भी बुलाया तो भी बहुत बार ऐसे होता है कि पेशेंट हैज सम एवर्जन फॉर स्नेह। कभी कभी ऐसे हो जाता है कि पेशेंट बहुत रिलक्टेंट होता है स्नेहपान के लिए, and he drops the treatment in between, or maybe premature development of aversion of sneha can be seen. ओवर कॉन्शियस पेशेंट्स भी होते हैं कभी कभी कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है क्या, इस तरीके से कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ कंट्रोवर्शियल बातें होती रहती है, एंड पेशेंट रिफ्यूजेस टू टेक ओरल स्नेहपान. So all these conditions ultimately pose a problem for a physician to prepare the patient for शोधन. तो पेशेंट बहुदोषावस्था में है, पेशेंट का शोधन जरूरी है, लेकिन फिर भी बहुत बार ऐसे हो जाता है कि ड्यू टू स्नेहपान, पेशेंट स्नेहपान नहीं कर रहा है, इसकी वजह से हम शोधन नहीं कर पाते। So now what can be done? What is the solution for this? So the treatment should be patient friendly, or maybe the method should be patient friendly. तो अगर हम ओरली स्नेहपान दे रहे हैं, इंस्टेड ऑफ ओरल स्नेहपान, can we use Guda as a route of administration of Sneha? That is the main question. So the main objective of this topic or this study is to evaluate Samyak Snigdha Lakshana achieved by administration of Anuvasan Basti and to evaluate outcomes of Vaman and Virechan. That is the main objective. क्योंकि ऐसे हो जाएगा कि अनुवासन तो हमने दे दिया, सम्यक स्निग्धता के लक्षण मिल रहे कि नहीं, दैट इज द फर्स्ट पार्ट, एंड द सेकंड पार्ट इज हमें वमन विरेचन के जो आउटपुट है वो प्रॉपर मिल रहे कि नहीं, दैट इज द अनदर पार्ट. सो बिफोर गोइंग टू द डायरेक्ट टू द स्टडी, हमें पहले अपना कंसेप्चुअल स्टडी देखना चाहिए, क्योंकि बेस हमें परफेक्ट करना चाहिए कि हम क्यों ऐसा कह रहे हैं कि हम स्नेहपान इंस्टेड ऑफ स्नेहपान हम अनुवासन बस्ती दे सकते हैं. सो द फर्स्ट इज अभ्यंतरस्तु स्नेहपान अनुवासन निरुहादि. दैट मीन्स डल्हण ने कहा है कि अनुवासन कैन बी वन ऑफ द इंटरनल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. सो अनुवासन बस्ती यानी गुदा से हम बेसिकली बस्ती दे सकते हैं. गुदा कैन बी कंसिडर्ड एज अभ्यंतर रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. और जब जैसे कि बहुत टाइप्स आए स्नेहन के, तो उसमें भी आया हुआ है कि पान अनुवासन. सुश्रुत में आया है पहले पान है, सेकंड अनुवासन है. इसका मतलब है कि स्नेहन करने के जो बहुत सारे प्रकार है, उसमें पान के तुरंत बाद हम अनुवासन भी दे सकते हैं. इसका मतलब अनुवासन कैन बी अ टाइप ऑफ स्नेह. सेकंडली अष्टांग हृदय ने भी कहा है कि युक्त्यावचारयेत स्नेहम भक्ष्यादि अन्नेन बस्ति विहि.
इसका मतलब है कि युक्ति पूर्वक आपको बस्ती का प्रयोग आप कर सकते हो फॉर स्नेहन कर्म। तो ये दो अगर हम रेफरेंसेस देखते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम स्नेहन के लिए अनुवासन बस्ती यूज कर सकते हैं। अभी इसके लिए हमने विचारणा का कंसेप्ट पहले देखना बहुत जरूरी है। जैसे कि व्हाट इज विचारणा, व्हाट इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ विचारणा। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ विचारणा। फर्स्ट इज sneha is mixed with some food stuff, and another one is the route of administration is different than the oral route. So you can see here ओदनश्य विलेपिश से लेकर स्नेहास लेहास तथैवच यहाँ तक अपने फूड स्टफ के साथ कहीं ना कहीं स्नेह मिला कर दिया हुआ है। और भक्षम के बाद अभ्यंजनम बस्ती तथा च उत्तर बस्तया, ये जो व्हाइट श्लोक लिखा हुआ है, तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो यहाँ पर दिखाई देगा कि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज डिफरेंट देन द ओरल रूट। सो मे बी अभ्यंजन इसका मतलब त्वचा हो सकता है, बस्ती है इसका मतलब गुद हो सकता है। तो इस तरीके से रूट चेंज किया हुआ है। तो इसके लिए भी हम कह सकते हैं कि बस्ती कैन बी वन ऑफ द प्राइम विचारणा विच कैन बी यूज एज एन अल्टरनेटिव फॉर मे बी स्नेहपान। तो अगर विचारणा के हमने इंडिकेशंस देखे, विचारणा के अर्ह देखे, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अर्ह यहाँ पर लिखा हुआ है स्नेह द्विषः। तो इसका मतलब है द पेशेंट हु हैज एवर्जन फॉर स्नेह कैन बी सिलेक्टेड फॉर विचारणा स्नेह। तो हमने जो यहाँ पर फर्स्ट क्राइटेरिया रखा है, जो पहले मैंने कहा कि एटलीस्ट 15 to 20% पेशेंट्स आर रिलेक्टेंट टू टेक स्नेह ओरली। आप सबको ये अनुभव होगा कि 15 से 20% पेशेंट ऐसे होते हैं कि जो स्नेहपान नहीं कर सकते या वो नहीं चाहते कि वो स्नेहपान करे। तो इसीलिए स्नेह द्विषः ये जो हमारा पहला ऑप्शन है, पहला इंडिकेशन है, दैट कैन बी सुटेबल फॉर अनुवासन बस्ती ऑल्सो। अगर हमने बस्ती की डेफिनेशन और मोड ऑफ एक्शन देखा तो नाभि प्रदेशम कटिपार्श्व कुक्षिम गत्वा शकृत दोष चयम विलोड्य संस्नेय कायम। तो इसका मतलब है पुरीश दोष के साथ सारे शरीर में फैलकर संस्नेय कायम, काय में सिर्फ यानी शरीर में सिर्फ स्प्रेडिंग नहीं हो रहा है, तो संस्नेय इसका मतलब स्नेहन कर्म भी वहां पर एक्सपेक्टेड है। मोड ऑफ एक्शन अगर हमने देखी तो ये सारे श्लोक सबको पता है, क्योंकि हम पेपर में भी बहुत बार ये लिख चुके हैं कि मूले निषिक्तो यथा द्रुमस्यात्। तो अगर हमने इरिगेशन मूल के यहाँ पर किया तो भी ऐसे होता है कि पल्लव तक या यानी कि पूरा पेड़ इरिगेटेड हो जाता है। तो इस तरीके से ये सारे श्लोक है कि पक्वाशयाद वीर्य बस्तीम, फिर वीर्येण बस्ती आदत्ते दोषानाम आपाद मस्तकात, यानी कि आपाद मस्तक यहाँ तक अगर हमने पक्वाशय में भी बस्ती दिया हुआ है तो भी उसका जो कर्म है, उसका जो संचार है, उसका जो स्नेहन कर्म है, वो सारे शरीर में होगा आपाद मस्तकात। मूलम गुदम शरीरस्य शिरास् तथा प्रतिष्ठितः सर्वम शरीरम पुष्णन्ति मूर्धानम यावदाश्रिता। तो सर्व शरीर पुष्णन्ति इसका मतलब है कि पूरे शरीर में संचार करना, स्प्रेड होना, पोषण करना, ये बस्ती का प्रमुख कर्म है। नाउ स्प्रेडिंग ऑफ बस्ती थ्रू आउट द बॉडी। तो उत्तान देहस्य कृतोपधानः सात् वीर्यम आपनोति तथास्य देहम। जैसे कि सुश्रुत ने भी कहा है कि हर एक बस्ती, अगर अनुवासन बस्ती 9 बस्ती के यहाँ पर उल्लेख है, लेकिन हमने इंटरनल रूट माना हुआ है गुद को, तो इसलिए स्नेह प्रकर्ष काल हमारा 7 दिन का होगा जैसे स्नेहपान का हो रहा है, क्योंकि हमने इंटरनली ये अनुवासन बस्ती कंसिडर किया हुआ है। तो इसलिए हमने 7 दिन तक का ही बस्ती दिया था। तो इसीलिए यहाँ पर मेधा सप्तम एवच, यहाँ तक ही मैंने श्लोक लिखा है कि जनयत बल वर्णो, यानी कि सारे शरीर में रस से लेकर सप्तमा मेद तक, शिर तक, ऐसे पूरा वर्णन सुश्रुत में आया हुआ है कि स्नेह कहाँ कहाँ पर, अगर हमने बस्ती से भी स्नेह दिया तो वो कहाँ कहाँ तक फैल सकता है। अनुवासन बस्ती का उत्क्लेशन कर्म अगर हम देखते हैं तो डायरेक्टली उत्क्लेशन अनुवासन करता है ऐसा डायरेक्टली रेफरेंस नहीं है, लेकिन जैसे मैंने पहले स्लाइड में भी कहा है कि युक्त्यावचार्यत, युक्ति का प्रमाण, युक्ति हमें यहाँ पर अप्लाई करनी ही पड़ती है। तो स्नेह बस्तीम निरूहम वा
नैकम एव अतिशीलयेत् स्नेहात अग्निवधात उत्क्लेशौ निरुहात पवनात भयम। तो इसका मतलब है कि अगर स्नेह बस्ती अतिशीलयेत या एक के बाद एक कंटिन्यूअसली दी जाती है तो उत्क्लेशात, दोषौ उत्क्लेशात और स्नेहात अग्निवधात। तो यहाँ पर अग्निवध ये हमें नहीं एक्सपेक्टेड है, क्योंकि अग्निवध तो हो ही नहीं सकता, हम ट्रीटमेंट से अग्निवध कर ही नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर हमने 7 ही दिन का अनुवासन दिया है, क्योंकि स्नेह प्रकर्ष काल हमने 7 दिन का माना हुआ है। तो इसीलिए अग्निवध होने तक की कंडीशन नहीं आती, लेकिन उत्क्लेशौ यहाँ तक की कंडीशन हो सकती है। सुश्रुत में अगर हम देखते हैं तो उत्क्लेशन बस्ती, फिर दोष शोधन बस्ती और दोष शमन बस्ती, इस तरीके का उल्लेख हमें सुश्रुत में मिलता है। तो इसका मतलब ये है कि उत्क्लेशन कर्म यह बस्ती से हो सकता है, इसीलिए उत्क्लेशन के बाद शोधन दिया हुआ है और शोधन के बाद शमन दिया हुआ है। तो इसीलिए हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि अनुवासन बस्ती से हम उत्क्लेश कर सकते हैं दोषों का। अभी ये हमारा बेस हमने देख लिया कि हम कैसे कंसिडर कर रहे हैं कि अनुवासन बस्ती कैन बी गिवन एज एन अल्टरनेटिव ऑफ स्नेहपान प्रायर टू वमन और विरेचन। क्योंकि स्नेहन से हमें क्या क्या एक्सपेक्टेड है अभ्यंतर स्नेह से, तो दोष का उत्क्लेश, अभिषंद, वृद्धि, ये सारी चीजें हमें स्नेहपान से एक्सपेक्टेड है या अभ्यंतर स्नेहन से एक्सपेक्टेड है। तो यहाँ पर जो हम अनुवासन दे रहे हैं तो अनुवासन से हमें ये सारी चीजें मिल रही है, क्योंकि अभी हमने देखा कि उत्क्लेश हो रहा है, स्नेहन हो रहा है, पूरे शरीर में स्नेह का संचार हो रहा है। तो इसका मतलब है कि हम ये सारी चीजें वृद्धाविषन्नात पाकात, ये सारी चीजें अचीव कर सकते हैं जो स्नेहपान से हम कर रहे हैं। सो नाउ लेट अस स्टार्ट विथ क्लिनिकल स्टडी। सो क्लिनिकल स्टडी में we have taken 2 groups, group 1A and group B. So in group A total 50 patients were there and in group B again 50 patients were there. लेकिन स्नेह द्रव्य जो था मूर्छित तिल तेल प्लस सेंध, that was also same. मूर्छित तिल तेल ग्रुप A में भी यूज किया हुआ है, मूर्छित तिल तेल ग्रुप B में भी यूज किया हुआ है, लेकिन द डिफरेंस इज विथ डोज। ग्रुप A में हमने 120 ml तिल तेल और 500 मिलीग्राम सैंधव डेली दिया हुआ है, यानी कि रेगुलरली फॉर 7 डेज और रेगुलरली अप टू द सम्यक स्निग्ध लक्षण, बट द मैक्सिमम लिमिट इज 7 डेज एंड मिनिमम लिमिट इज 3 डेज। लेकिन ग्रुप बी जो है, तो ग्रुप बी में हमने अलग सा किया हुआ है, 120 ml से स्टार्ट किया है, लेकिन इंक्रीजिंग डोज वाज 25 ml पर डे, मिनिमम फॉर 3 days and maximum for 7 days. And Sendha was added 500 milligram initially and increasing with 100 milligram per day. अभी यहाँ पर 25 ml का ही इंक्रीज करने का मतलब ये है कि जो हमारे स्नेहपान की रहस्य सी मात्रा है तो उतना ही हम इंक्रीज कर सकते हैं, 120 का डबल, क्योंकि ऐसे है कि फाइनल डोज जो होगा 7 दिन का तो वो भी हमें देखना पड़ेगा कि वो कितना हो रहा है, क्योंकि धारण भी होना अपेक्षित है और अनुवासन का अतियोग होना भी अपेक्षित नहीं है। तो इसीलिए ग्रुप ए में 120 ml विथ 500 मिलीग्राम सैंधव डेली दिया हुआ है और ग्रुप बी में 120 ml इनिशियली दिया था और उसके बाद 25 ml पर डे इंक्रीज किया हुआ है। फिर टाइम फॉर एडमिनिस्ट्रेशन आफ्टर ब्रेकफास्ट दोनों के लिए था, क्योंकि मॉर्निंग में दिया था बस्ती, अनुवासन बस्ती स्पेशली रात्रिम बस्ती में दद्यातु कहा गया है, क्योंकि अग्नि वहां पर मंद होता है, शीतकाल चालू होता है, इसीलिए स्रोतसों का अवरोध हो सकता है, इसीलिए वहां पर अनुवासन बस्ती हमने शाम को या रात में नहीं दी थी, मॉर्निंग में दी थी आफ्टर ब्रेकफास्ट। लेकिन ब्रेकफास्ट भी हमने यानी इडली या ऐसे कुछ नहीं दिया था, सबको चपाती और सब्जी इस तरीके का आहार बताया हुआ था। फिर ड्यूरेशन ऑफ द ट्रीटमेंट मे बी फ्रॉम 3 days to 7 days, जो भी जहां पर भी हमें सम्यक स्निग्धता के लक्षण मिले वहां पर हमने स्टॉप किया था। तो 3 दिन से 7 दिन तक हमने ये बस्ती लगातार दिए थे, ग्रुप ए में भी और ग्रुप बी में भी। अभी ये जो ग्रुप बी का है तो उसका मैं आपको शेड्यूल बता रही हूँ कि वहां पर हमने कैसे इंक्रीज किया था। तो यहाँ पर आप देखते हो तो तिळतेल इन ml लिखा है और सैंधव इन मिलीग्राम लिखा हुआ है। तो फर्स्ट डे हमने मूर्छित तिळतेल लिया था 120 ml
और सैंधव लिया था 500 मिलीग्राम. सेकंड डे 145 ml और 600 मिलीग्राम सैंधव. थर्ड डे 170 ml of मूर्छित तिळ तेल and 700 gram of सैंधव. Fourth day 195 and 800. Fifth day 220 ml of तिळ तेल and 900 milligram of सैंधव. Sixth day 245 milligram of तिळ तेल and 1000 milligram of सैंधव. Seventh day 270 ml of तिळ तेल and 1100 milligram of सैंधव. तो आप ये देख सकते हो कि पहले दिन से 7वें दिन तक the dose is gradually increased by 25 ml of मूर्छित तिळ तेल and 100 milligram of सैंधव. तो ये पाउचेस आप देख सकते हो. These are the ready-made pouches prepared by Agassi Pharmaceuticals. So 120 ml plus 500 milligram से लेकर 270 ml to 1100 milligram of सैंधव ऐसे हमने मिक्स करके ही अकॉर्डिंग टू द डोज ये रखे पाउचेस रेडी रखे थे, क्योंकि इससे ये एक बस्ती पुटक जैसे था. इसीलिए हम ये सोच रहे थे कि बस्ती पुटक से अगर हम बस्ती देते तो मे बी एक्शन विल बी मोर अप्रोप्रिएट. तो इसीलिए हमने ये बस्ती पुटक का प्रबंध किया हुआ था. असेसमेंट क्राइटेरिया जो हमने देखे थे, तो असेसमेंट क्राइटेरिया फॉर स्कोर उसके लिए रखे गए थे. तो वातानुलोमन, अंगलाघव, क्लम, त्वक स्निग्धता, असंवतवर्च, इस तरीके से हमने ये 5 लिए थे. एक्चुअली ऐसे है कि ये 5 ही हम ले सकते थे. अग्नि वृद्धि या अग्नि संदूषण हम नहीं लिया, हम नहीं ले सकते थे, क्योंकि प्रॉब्लम ये है अभ्यंतर स्नेहपान हम जब लेते हैं तो अभ्यंतर स्नेहपान हम एम्प्टी स्टमक करते हैं, लेकिन अनुवासन बस्ती जब हम देते हैं तो खाने के बाद ही अनुवासन बस्ती दे सकते हैं. तो इसलिए अग्नि संदूषण हम नहीं कर पाए, इसका असेसमेंट हम नहीं कर पाए. एक्चुअली बहुत वेरिएशंस यहाँ पर है, तो इसकी वजह से कभी कभी ये हो जाता है रिसर्च प्रोजेक्ट में कि हम कुछ बातें कहीं पर तो मिस करते हैं. जैसे कि अगर पेशेंट पूरे 7 दिन तक एडमिट रहता है हॉस्पिटल में, तो हम उसके खाने पीने के लिए या जो भी कुछ दे रहे, पानी दे रहे, तो वो गर्म दे सकते हैं, या धारण काल उसका बहुत अच्छे से देख सकते हैं, या उसकी एक मानसिक कंडीशन भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, या उसे हम एक दिन भर उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि उसका अग्नि संदूषण यानी जो भी उसकी क्षुधा है उसकी वृद्धि हुई है कि नहीं हुई है. लेकिन कुछ पेशेंट ने ये नोट डाउन किया था कि दूसरे दिन की भूख या शाम की भूख जो उन्हें लगी थी तो वो बहुत अच्छी भूख लगी थी. लेकिन ये मेरे पास पूरा डेटा नहीं है कि कितने पेशेंट ने ये कहा है कि अग्नि की वृद्धि हुई है, क्योंकि सारे पेशेंट्स ये नोट डाउन नहीं कर पा रहे थे. तो इसीलिए वातानुलोमन, अंगलाघव, क्लम, त्वक स्निग्धता और असंवतवर्च, ये 5 क्राइटेरिया ऑफ असेसमेंट हमने लिए थे. और उसके लिए हमने कुछ ग्रेडेशंस रखे थे 0, 1, 2 करके, और अकॉर्डिंगली अगर लक्षण निगेटिव आ रहे हैं तो उसका मार्किंग किया था. वातानुलोमन नहीं हो रहा है तो उसका 0 मार्किंग किया था, और वातानुलोमन अच्छे से हो रहा है तो उसका प्लस में क्राइटेरिया रखा हुआ था. अगर ये टेबल और ये ग्राफ आप देखते हो तो यहाँ पर मैंने ड्यूरेशन डिस्ट्रीब्यूशन लिखा है पेशेंट का अकॉर्डिंग टू द ग्रेड्स ऑफ सम्यक स्निग्धता लक्षण. तो यहाँ पर अगर आप देखते हो तो ये ब्लू लाइन जो है ये कांस्टेंट डोज की है, और रेड लाइन जो है या रेड बार जो है वो इंक्रीजिंग डोज का है. तो कांस्टेंट डोज जो है तो उससे ज्यादा प्रवर स्निग्धता के लक्षण हमें इंक्रीजिंग डोज में मिले हैं. यानी कि टोटली यहाँ पर अगर आप टेबल देखते हो तो यहाँ पर प्रवर स्निग्धता के 7 पेशेंट हमें ग्रुप ए में मिले थे, वेयर एज इन कंपेयर टू ग्रुप बी में 29% पेशेंट हमें मिले थे जो प्रवर स्निग्धता के थे. इसका मतलब टोटली 58% पेशेंट ने प्रवर स्निग्धता के लक्षण हमें दिखाए ऑन द बेसिस ऑफ क्राइटेरिया ऑफ असेसमेंट. उसके जो हमने स्कोर्स लिखे थे, तो अकॉर्डिंग टू द स्कोर ये स्टैटिस्टिक्स निकाला हुआ है, और उसमें आप देख सकते हो कि प्रवर स्निग्धता 58%, मध्यम स्निग्धता इन ग्रुप ए 32% और इन ग्रुप बी ऑल्सो 32%,
इन ग्रुप ए अवर स्निग्धता के 20 पेशेंट है टोटल, दैट मीन्स 40% पेशेंट हमें मिले हैं अवर स्निग्धता के ग्रुप ए में। ग्रुप ए मीन्स द कांस्टेंट डोज ऑफ अनुवासन बस्ती, और ग्रुप बी में हमें सिर्फ 5 पेशेंट यानी 10% पेशेंट मिले थे जो अवर स्निग्धता के लक्षण दिखाई दे रहे थे। फिर ग्रुप ए में हमें अस्निग्ध 7 पेशेंट मिले, जहां पर हमें ग्रुप बी में एक भी पेशेंट ने अस्निग्धता के लक्षण नहीं दिखाई दिए हमें ग्रुप बी में जो एस्केलेटिंग डोज था। एक्चुअली जैसे मैंने अभी कहा कि वेरिएशंस बहुत सारे हैं, ये सब्जेक्ट में भी वेरिएबल्स बहुत है और हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे सारे वेरिएबल्स, तो इसकी वजह से में भी हो सकता है कि यहाँ पर अवर स्निग्धता या अस्निग्ध लक्षण, लेकिन जो हमें दिखाई दिए, जो पेशेंट ने हमें बताने थे, अकॉर्डिंगली हमने स्कोर्स उसमें डाले थे, लेकिन त्वक स्निग्धता हमने ऑब्जेक्टिविटी लाने की बहुत सारी कोशिश की है और त्वक स्निग्धता हमने मेजर करने की कोशिश की थी। यानी कि शायद मैंने वो स्लाइड यहाँ पर डाली नहीं है, लेकिन हमने एक मूर्छित तेल का एक ड्रॉप पेशेंट के हाथ में एक टिपिकल पोजीशन में रखा था और वहां पर एब्सॉर्प्शन टाइम उसका सेकंड्स में हमने काउंट किया था। फिर ये काउंट करने के बाद जैसे कि 7 दिन हो रहे या 5 दिन हो रहे, उसे बाकी के लक्षण अगर आ रहे, तो उसके बाद फिर से वही हमने उसी जगह पर वही ड्रॉप रखा था एक ही पिन हेड से, तो उसके बाद उसका टाइमिंग हमने मेजर किया था। तो उस टाइमिंग में हमें बहुत सारा डिफरेंस मिला। तो ये डिफरेंस मिला, इसका मतलब ये है कि अगर त्वक स्निग्धता हुई है, पहले रुक्षता थी, इसकी वजह से प्रॉब्लम ये हो रहा था कि रुक्षता है इसीलिए एब्सॉर्प्शन पीरियड वाज लेस, बाद में त्वक स्निग्धता बढ़ी थी इसीलिए एब्सॉर्प्शन पीरियड वाज ग्रेटर। तो ये स्लाइड में भूल गई हूँ यहाँ पर रखने के लिए कि हमने कैसे मेजर किया था, लेकिन ऑब्जेक्टिविटी लाने के लिए हम सिर्फ त्वक स्निग्धता मेजर कर रहे थे, बाकी के लक्षण जो थे वो पेशेंट हमें बता रहा था। तो जैसे मैंने अभी कहा कि पेशेंट बस्ती लेने के बाद घर जा रहा है, उसकी मेंटल कंडीशन कैसी है, क्या है, ये हमें सारी चीजें कंट्रोल्ड नहीं थी, तो उसकी वजह से भी थोड़े बहुत वेरिएशंस आ सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि ग्रुप ए में जहां पर हमने अनुवासन बस्ती विथ कांस्टेंट डोज दिया था, तो वहां पर हमें अस्निग्ध पेशेंट मिले हैं, अवर के भी ज्यादा मिले हैं, लेकिन मध्यम और प्रवर के भी थोड़े बहुत मिले हैं। लेकिन ग्रुप में अगर आप देखते हो तो ग्रुप बी में अस्निग्धता का एक भी पेशेंट नहीं मिला है, अवर स्निग्धता के 5, मध्यम के 16 और प्रवर के 29, दैट मीन्स 58% पेशेंट हमें प्रवर स्निग्धता के मिले हैं, एंड विच कैन बी कंसिडर्ड एज अ सिग्निफिकेंट रिजल्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ग्रुप बी विथ एस्केलेटिंग डोज ऑफ टेलर वी हैव 58% पेशेंट्स विथ प्रवर स्निग्धता। यहाँ पर अगर आप देखते हो तो ये फिगर, ये चार्ट आपको ये ग्राफ आपको दिखाई देगा कि परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेशेंट्स अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन रिक्वायर्ड फॉर गेटिंग सम्यक स्निग्ध लक्षण। तो यहाँ पर सम्यक स्निग्ध लक्षण मिलने के लिए बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे थे कि उसमें हमें 7 दिन लगे सम्यक स्निग्धता के लक्षण आने के लिए, लेकिन कुछ पेशेंट्स ऐसे थे कि जहां पर हमने 6 डे में भी हमें सम्यक स्निग्धता के लक्षण मिले और 5th डे में मिले, और एक ही पेशेंट ऐसा था जिसमें हमें 4th डे में सम्यक स्निग्धता का लक्षण मिला था। तो अभी वो भी इंक्रीजिंग डोज वाला पेशेंट अगर आप देखते हो तो रेड बार है यहाँ पर, तो वो 4th डे में हमें मिला था। तो विचारणा स्नेह का जो मैंने आपको इंडिकेशन का श्लोक दिखाया था, तो स्नेह द्विष्टः स्नेह नित्या मृदु कोष्ठाश्च ये नरः, तो यहाँ पर हमने कोष्ठ परीक्षण भी किया हुआ था। तो ये जो 4th और 5th डे वाला जो पेशेंट हमें मिला था वो मृदुतर कोष्ठ का मिला था, विच वॉज 4th डे का, जिसका सम्यक स्निग्धता के लक्षण आए हुए थे, लेकिन वो एक ही पेशेंट था, उसे हमें, लेकिन वो भी इंक्रीजिंग डोज में हमें मिला था। तो अगर आप देखते हो तो मैक्सिमम पेशेंट्स जो है वो 5 दिन के बाद, और मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि पेशेंट को अगर आप पूछते हो कि त्वक स्निग्धता आपको लग रही है क्या, तो पेशेंट कह रहा है, लेकिन पहले 5 दिन एक भी पेशेंट ने नहीं कहा कि त्वक स्निग्धता हमें लग रही है, लेकिन 5वें दिन के बाद आहिस्ता आहिस्ता पेशेंट कह रहे थे, यानी कि 6th डे पेशेंट ने कहा था कि त्वक स्निग्धता लग रही है। कभी कभी ऐसे है कि ये स्टडी पूरे 1 साल तक चल रहा था, तो सीजन्स भी चेंज हो रहे थे, तो त्वक स्निग्धता के पैरामीटर्स भी थोड़े बहुत चेंज हो सकते,
लेकिन फिर भी पेशेंट ये कह रहा था कि हमें त्वक स्निग्धता लग रही है, लेकिन आफ्टर 5th डे ऑफ अनुवासन बस्ती, स्पेशली एस्केलेटिंग डोज। तो ये था, जैसे कि सुश्रुत का मैंने श्लोक आपको बताया था, सुश्रुत का रेफरेंस बताया था कि 5th डे के बाद जो रस धातु है और त्वचा है वहां पर सम्यक स्निग्धता स्टार्ट हो जाती है, वहां पर स्नेह पहुंच रहा है, वहां पर स्नेह का संचार हो रहा है। इसलिए 5 दिन के बाद आपको सम्यक स्निग्धता के लक्षण त्वचा के ऊपर दिखाई देते। तो इसीलिए सिर्फ एक ही पेशेंट मिला था 4th डे जो मृदुतर कोष्ठ वाला था, लेकिन बाकी सारे पेशेंट जो मिले थे वो 5th डे के बाद ही मुझे मिले हुए हैं। ये ग्राफ जो है ये आपको परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा है अकॉर्डिंग टू स्कोर्स ऑफ सम्यक स्निग्धता लक्षण। तो जैसे आप देख रहे हो, फर्स्ट इज वातानुलोमन। तो वातानुलोमन अगर आप देखते हो तो वातानुलोमन पहले दिन से ही स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ऐसे है कि वो मैक्सिमम 2nd डे से स्टार्ट हो रहा है। और इवन वातानुलोमन सारे पेशेंट्स में, ऑलमोस्ट 100% पेशेंट में हमें वातानुलोमन मिला हुआ है। अगर आप अंगलाघव देखते हो तो अंगलाघव अगर आप देखते हो तो ब्लू बार जो है वो मैक्सिमम दिखा रहा है। तो अंगलाघव जो कांस्टेंट डोज था उसमें हमें ज्यादा मिल रहा है, मे बी ड्यू टू द डोज, क्योंकि जैसे हम डोज इंक्रीज कर रहे हैं तो अंगलाघव के बजाय हमें बहुत सारे लक्षण ऐसे मिल रहे थे कि उदर गौरव लग रहा है, ये शिरो गौरव लग रहा है। एक फॉर स्टिपुलेटेड पीरियड मे बी शाम तक ऐसे पेशेंट कंप्लेन कर रहा था कि थोड़ा मुझे हेवी लग रहा है। तो डोज हम बढ़ा रहे मे बी उसकी वजह से ये पॉसिबल है। और जो कांस्टेंट डोज है तो उसका सम्यक अनुवासन का लक्षण जो है अंगलाघव, तो वो यहाँ पर मिल सकता है। तो उसकी वजह से मैक्सिमम पेशेंट जो हमें अंगलाघव के मिले तो वो यानी कि ऑलमोस्ट 58 to 60%, तो वो हमें मिले थे कांस्टेंट डोज ऑफ अनुवासन बस्ती। फिर जैसे आप देख रहे हो कि असंवत वर्च, एवी मीन्स असंवत वर्च, तो असंवत वर्च के भी मैक्सिमम पेशेंट हमें मिले थे, तो वो थे एस्केलेटिंग डोज में। तो एस्केलेटिंग डोज में ऑलमोस्ट अबाउ 90% पेशेंट्स वेर फाउंड ऑफ असंवत वर्च और ऑलमोस्ट 60% पेशेंट्स वेर फाउंड विथ कांस्टेंट डोज ऑफ अनुवासन बस्ती, जहां पर हमें असंवत वर्च ये लक्षण मिला था। जैसे मैंने कहा था कि हमने 5 ही स्कोर्स लिए थे या 5 ही पैरामीटर्स लिए थे, क्राइटेरियाज लिए थे, तो यहाँ पर हमने स्निग्ध वर्च ये नहीं लिया था, जो कि एक्चुअली एक क्राइटेरिया है असेसमेंट का सम्यक स्निग्धता के। लेकिन जब हम अनुवासन बस्ती गुदा से दे रहे हैं तो इट इज बट नेचुरल कि जो भी मल प्रवर्तन हो रहा है वो स्नेह के साथ हो रहा है। तो बहुत बार ऐसे होता है कि वी कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन स्निग्ध वर्चस और स्नेह along with वर्चस. So that's why that criteria of assessment was not taken for our study. ये असंवत वर्च इसलिए लिया था क्योंकि असंवत वर्च तो हमें दिखाई दिया था मैक्सिमम इन एस्केलेटिंग डोज। फिर क्लम जो है तो क्लम भी हमें कांस्टेंट डोज में बहुत कम मिला है, लेकिन एस्केलेटिंग डोज में हमें ऑलमोस्ट अबाउ 50% क्लम के लक्षण हमें मिले थे। फिर त्वक स्निग्धता, जैसे मैंने कहा था कि हमने वो असेसमेंट की थी त्वक स्निग्धता की, तो कांस्टेंट डोज से ज्यादा ऑलमोस्ट अबाउ 70% पेशेंट्स हमें मिले थे जिनका त्वक स्निग्धता ये लक्षण बहुत प्रिडोमिनेंटली दिख रहा था। हम भी उसका असेसमेंट कर रहे थे, लेकिन पेशेंट भी कह रहा था कि त्वचा में बहुत स्निग्धता हमें दिखाई दे रही है या महसूस हो रही है। तो इसीलिए अगर आप देखते हो तो सम्यक स्निग्धता के लक्षण मैक्सिमम वी हैव ऑब्जर्व्ड इन इंक्रीजिंग डोज ऑफ अनुवासन बस्ती। कांस्टेंट डोज में भी हमें ये सारे लक्षण मिल रहे हैं क्योंकि दीज आर कंसिडर्ड एज सम्यक लक्षण ऑफ अनुवासन बस्ती। तो अनुवासन बस्ती के सम्यक लक्षण है, इसीलिए वातानुलोमन, अंगलाघव ये लक्षण हमें दिखाई दे रहे थे। लेकिन इंक्रीजिंग डोज में डोज ही ज्यादा है, उसकी वजह से शायद हो सकता है कि वातानुलोमन इंस्टेड ऑफ अंगलाघव, अंगगौरव, असंवत वर्च, क्लम और त्वक स्निग्धता ये पांचों लक्षण ज्यादा हमें इंक्रीजिंग डोज में मिले थे। दिस टेबल इज शोइंग इंटरग्रुप एसोसिएशन, और हमने अनपेड टी टेस्ट किया था त्वक स्निग्धता के लिए, जो मैंने कहा कि सम्यक अनुवासन के लक्षण में भी त्वक स्निग्धता हो रही थी और इंक्रीजिंग डोज में भी सम्यक त्वक स्निग्धता हो रही थी।
लेकिन अगर आप देखते हो तो ग्रुप बी में वो ज्यादा दिख रही है, लेकिन फिर भी जो भी एसोसिएशन है दोनों ग्रुप्स में, दैट वाज सिग्निफिकेंट एसोसिएशन, यानी कि दोनों में भी त्वक स्निग्धता दिखाई दे रही है, लेकिन ग्रुप बी में त्वक स्निग्धता ज्यादा दिखाई दे रही थी। This graph shows the distribution of patients according to grades of सम्यक स्निग्धता लक्षण within धारण काल of अनुवासन बस्ती। एक्चुअली ऐसे है कि ये इंक्रीजिंग डोज करने के आइडिया कहाँ से है? तो बहुत बार ऐसा होता है नहीं कि चक्रपाणी ने चक्रदत्त में कहा हुआ है कि अगर अनुवासन बस्ती हमें देनी है तो वो इंक्रीजिंग डोज में आप दे सकते हो ताकि उसका धारण काल बढ़ सकता है। यानी कि फॉर एग्जांपल आपको अगर 120 ml की अनुवासन बस्ती देनी है तो नॉट नेसेसरी कि स्टार्ट विथ 120 ml। तो ये चक्रदत्त में ये एक रेफरेंस आया हुआ है, बाकी किसी में नहीं है, लेकिन चक्रदत्त में ये इंक्रीजिंग डोज ऑफ अनुवासन बस्ती का रेफरेंस है। तो वो ध्यान में रखते हुए मैंने ये अनुवासन बस्ती फर्स्ट डे 120 से लेकर लास्ट डे 270 ml तक दिया था। तो यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन ये है कि ग्रुप बी में, यानी कि जो आप रेड लाइन देख रहे हो, तो रेड लाइन में धारण काल बढ़ रहा है। तो धारण काल यानी कि ये बहुत अचरज की बात है कि 270 ml होने के बाद भी 120 से ज्यादा हमें धारण काल मिला था 270 ml तक के बस्ती में भी हो सकता है कि जैसे चक्रदत्त ने कहा है कि आप ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहे हो तो उसकी वजह से शायद उसका धारण काल बढ़ रहा है। और अगर आपको, यानी कि ये तो सारे लोगों को पता है कि जितना धारण काल ज्यादा उतना बस्ती का कार्य ज्यादा, उतना वीर्य उसका ज्यादा वहां पर संचरण करेगा और वीर्य का काम, बस्ती का काम बहुत अच्छा हो सकता है अगर धारण काल उसका बहुत ज्यादा है। तो इसलिए शायद हो सकता है कि जो हमें प्रवर स्निग्धता के लक्षण मिले हैं ग्रुप बी में जो कि इंक्रीजिंग डोज का था, तो शायद हो सकता है कि वहां पर धारण काल बहुत अच्छा था, तो उसकी वजह से वहां पर हमें उत्तम या प्रवर स्निग्धता के लक्षण मिले हैं। तो अगर आप देखते हो एक्स बार में अस्निग्ध से लेकर प्रवर तक, तो प्रवर स्निग्धता के लक्षण हमें मैक्सिमम पेशेंट्स में मिले हैं इंक्रीजिंग डोज में। और धारण काल भी अगर आप देखते हो तो धारण काल बढ़ते जा रहा है मैक्सिमम इंक्रीजिंग डोज में। और जो ब्लू लाइन है जो ग्राफ में दिखाई दे रही है, तो ब्लू लाइन है वो दिखाई दे रही है कि धारण काल 20 से कम है और उसकी वजह से शायद हो सकता है कि प्रवर स्निग्धता के लक्षण भी हमें कम मिले हैं, कम पेशेंट्स में मिले। तो ये सारी चीजें हैं कि बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन हमें मिले थे। त्वक स्निग्धता बढ़ रही है, वातानुलोमन हो रहा है, वर्च का असंवतत्व वहां पर आ रहा है और त्वक स्निग्धता बढ़ रही है और धारण काल बढ़ रहा है। तो धारण काल बढ़ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट और मेजर ऑब्जर्वेशन था कि इंक्रीजिंग डोज है, 270 ml तक बस्ती जा रहा है, फिर भी उसका धारण 120 से ज्यादा हो रहा है। तो ये चक्रदत्त का रेफरेंस यहाँ पर हमने यूज किया हुआ था। ये जो टेबल है, जैसे हमने ऑब्जेक्टिव्स देखे थे कि आउटकम ऑफ वमन एंड विरेचन, क्योंकि अनुवासन तो हमने दे दिया, सम्यक स्निग्धता के लक्षण भी हमने देख लिए, लेकिन वमन और विरेचन के आउटपुट्स कैसे आ रहे हैं, आउटकम्स क्या आ रहे हैं, यानी कि उसमें शुद्धि के लक्षण कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं। तो अगर ये हम देखते हैं तो ग्रुप ए में टोटल 41 पेशेंट्स विरेचन दिया था और ग्रुप बी में 31 पेशेंट्स को विरेचन दिया हुआ था। तो उसमें आंतिकी और वैगिकी शुद्धि आप देख सकते हो। तो आंतिकी में ग्रुप ए में, एक्सक्यूज मी, ग्रुप ए में ये द्रवांत, पित्तांत और कफांत, ये डी, पी और के, ये दीज आर डिनोटिंग ऑफ द्रवांत, पित्तांत और कफांत। वैगिकी में अगर आप देख रहे हो तो 1 से 10 वेग, फिर 11 टू यानी कि हीन शुद्धि, फिर 11 टू 20 यानी मध्यम शुद्धि और 21 टू 30 यानी कि उत्तम शुद्धि। इस तरीके से हमने कंसीडर किया है विच इज ग्रंथोक्त। सो द्रवांत, पित्तांत और कफांत। तो द्रवांत में ग्रुप ए में जो कि कांस्टेंट डोज था उसमें टोटल 16 पेशेंट्स वेर फाउंड, पित्तांत में 15 पेशेंट्स वेर फाउंड और कफांत में 10 पेशेंट्स वेर फाउंड। अभी यहाँ पर ऐसे है कि मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि यहाँ पर वेरिएबल्स बहुत सारे थे, क्योंकि जो भी मैंने
इंक्लूड किया था स्टडी में, तो इंक्लूजन क्राइटेरिया में बहुदोषावस्था और मे बी मध्यम दोषावस्था इस तरीके के पेशेंट्स हमने इंक्लूड किए थे। तो मे बी वहां पर कुष्ठ था, स्थौल्य था, प्रमेह था, अम्लपित्त था, विबंध था, पीसीओडी के कुछ केसेस थे। तो ये सारे केसेस, और स्वस्थ वृत्त पालन करने वाले भी मैंने शायद 7-8 पेशेंट लिए थे, क्योंकि इस तरीके का वो एक ग्रुप था, क्योंकि इस तरीके का स्टडी इसके पहले कभी हुआ नहीं है। तो मुझे ये पायलट स्टडी करना था, इसीलिए मैं ऐसे नहीं कर सकती थी कि मैंने सिर्फ कुष्ठ के ही पेशेंट लिए, मैंने सिर्फ प्रमेह की पेशेंट लिए, ये मैं नहीं कर सकती थी। इसीलिए मैंने क्राइटेरिया जो लिए थे इंक्लूजन के लिए, तो उसमें क्राइटेरिया, मेन क्राइटेरिया था कि पेशेंट शुड बी इन बहुदोषावस्था या मैक्सिमम टू मध्यम दोषावस्था, और जो स्वस्थ पेशेंट है उनके लिए योग्य ऋतु, यानी कि वमन करना है तो वसंत ऋतु में अगर पेशेंट आ रहा है जो स्वस्थ है लेकिन उसे स्वस्थ वृत्त के लिए करना है, तो वसंत ऋतु में उसका वमन किया हुआ था। तो इसलिए भी ये वेरिएशंस आ सकते हैं रिजल्ट्स में। तो इसीलिए यहाँ पर आपको ये द्रवांत, पित्तांत और कफांत, ये जो वेरिएबल्स है, ये जो वेरिएशंस है, ये में भी आपको दिखाई दे सकते। लेकिन एज अ पायलट स्टडी आप भी इसके यहाँ पर ध्यान दो कि इसके पहले इस तरीके का स्टडी ही नहीं हुआ था, तो इसके लिए ये मैंने लिया था। बहुत सारे डिफरेंट क्राइटेरिया के पेशेंट्स यहाँ पर लिए हुए। फिर वैगिकी शुद्धि अगर आप देखते हो ग्रुप ए में, तो यहाँ पर हीन शुद्धि 32 पेशेंट्स की ग्रुप ए में हुई है, मध्यम शुद्धि 8 पेशेंट्स की हुई है, और उत्तम शुद्धि सिर्फ एक ही पेशेंट मिला था जिसकी उत्तम शुद्धि हुई थी, यानी कि वेगास वेर इन बिटवीन 21 to 30। फिर ग्रुप बी में अगेन ग्रुप ए से बहुत बेटर और अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि द्रवांत विरेचन सिर्फ 2 ही रुग्णों को हुआ था, पित्तांत 12 पेशेंट्स को हुआ था, जो कि यहाँ पर 15 पेशेंट्स का था, और कफांत यहाँ पर जो ग्रुप ए में 10 पेशेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर आपको 17 पेशेंट्स दिखाई दे रहे हैं, यानी कि 54%, ऑलमोस्ट 55% पेशेंट्स में हमें कफांत विरेचन ये लक्षण मिला था, विच इज कंसिडर्ड एज उत्तम आंतिकी शुद्धि। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ग्रुप बी में, यानी कि जो इंक्रीजिंग डोज था, तो उसमें हमें कफांत विरेचन मिला है। इसका मतलब हम अनुवासन बस्ती देने के बाद अगर विरेचन करते हैं तो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। फिर वैगिकी शुद्धि में अगर आप देख सकते हो, तो वैगिकी शुद्धि में ग्रुप ए में, विच इज अगेन कांस्टेंट डोज ऑफ अनुवासन बस्ती, वैगिकी में हीन के 32 और यहाँ पर सिर्फ 10 पेशेंट, यानी 32% सिर्फ पेशेंट हमें मिले थे वैगिकी शुद्धि के। ग्रुप ए में मध्यम शुद्धि के, यानी वेग बिटवीन 11 to 28 पेशेंट्स, और यहाँ पर 19 पेशेंट्स विद मध्यम शुद्धि, और यहाँ पर जो हमें एक ही पेशेंट मिला था उत्तम शुद्धि का, तो यहाँ पर हमें 2 पेशेंट्स मिले, लेकिन मैक्सिमम पेशेंट्स वेर इन द ग्रुप ऑफ मध्यम शुद्धि, और वो भी हम कंसिडर कर सकते हैं अच्छी शुद्धि के लिए। तो इसीलिए अगर आप ये दोनों ग्रुप कंपेयर करते हो तो यू कैन इजीली ये देख सकते हो कि आंतिकी शुद्धि और वैगिकी शुद्धि इज बेटर देन दैट ऑफ द ग्रुप ए। फिर ये अभी वमन का, ये डिस्ट्रीब्यूशन वमन के पेशेंट का है। तो ग्रुप ए में टोटल 9 पेशेंट्स वेर देयर, एंड ग्रुप बी में 19 पेशेंट्स वेर देयर ऑफ वमन। तो ग्रुप ए में आंतिकी शुद्धि जो हमने देखी थी वो पित्तांत और कफांत के स्वरूप में देखी थी। तो पित्तांत ग्रुप ए में 3 ही पेशेंट को पित्तांत वमन हुआ था, और वेरएज कफांत वमन 6 पेशेंट्स में हुआ था, यानी कि यहाँ पर भी अच्छे से हमने कफांत वमन देखा है। वेरएज इन ग्रुप बी विच इज अगेन एस्केलेटिंग डोज, वहां पर आंतिकी शुद्धि के पित्तांत के हमने 16 पेशेंट्स देखे थे और कफांत के 3 ही पेशेंट्स देखे थे। तो कफांत यानी कि कफ छेदन तक ही हमने देखा है। कभी कभी ऐसे हो जाता है कि हर एक पेशेंट को हम पित्तांत नहीं देख सकते, लेकिन कफ छेदन की अवस्था तक यहाँ पर आ सकता है। तो कफांत नहीं कह सकते, लेकिन कफ छेदन जरूर कह सकते। तो कफ छेदन के ग्रुप ए में 6 पेशेंट और कफ छेदन के ग्रुप बी में 3 पेशेंट। लेकिन पित्तांत जो एक्चुअली उत्तम शुद्धि का डिनोट करता है,
तो यहाँ पर पित्तांत के 16 पेशेंट्स हमें मिले थे ग्रुप बी में। यहाँ पर अगर एक बात इंटरेस्टिंग मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब हमने उत्क्लेश देखा था तो कुछ पेशेंट्स ऐसे थे कि जिन्होंने कहा था कि कंठ प्रदेशी कुछ स्त्यानता हमें दिख रही है या लग रही है, या रुल्लास कहीं ना कहीं हमें लग रहा है, या आंख यानी कि नेत्रमल वहां पर बढ़ रहा है। तो ऐसे कुछ तो एक 4 या 5 पेशेंट्स ऐसे थे ग्रुप बी के जो बोल रहे थे कि कहीं ना कहीं ये उत्क्लेशन के लक्षण हमें दिखाई दे रहे। तो ये बहुत एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन वहां पर भी था, लेकिन फिर भी जैसे मैंने कहा कि ये स्टैटिस्टिकली में नहीं यहाँ पर रख सकती, क्योंकि सिर्फ 4 या 5 पेशेंट्स ने इस तरीके का बताया था। अगेन फिर से वही बात कि वेरिएबल्स आर मेनी, में भी हो सकता है कि वहां पर वसंत ऋतु भी चल रहा है और वमन के लिए पोस्टेड है पेशेंट, या वहां पर ऊर्ध्व अम्ल पित्त जैसे कुछ लक्षण है, ऑलरेडी उत्क्लेशित दोष है, तो उस तरीके का भी हो सकता है। तो वेरिएबल्स बहुत होने की वजह से शायद ये डिफरेंशिएशन आ सकता है। तो बाद में वैगिकी शुद्धि अगर आप देख सकते हो तो हीन, मध्यम और उत्तम में ग्रुप ए में विच वॉज अगेन कॉन्स्टेंट डोज ऑफ अनुवासन बस्ती, तो मध्यम शुद्धि के 5 पेशेंट्स और उत्तम शुद्धि के 4 पेशेंट्स मिले थे। वेरएज इन ग्रुप बी मध्यम शोधन का 1 पेशेंट और उत्तम शोधन के 18 पेशेंट्स हमें मिले थे। 94.73, दैट मीन्स ऑलमोस्ट 95% पेशेंट्स वेर इन उत्तम शोधन, वैगिकी शुद्धि वॉज उत्तम। तो ये अगर आप कंपेयर कर सकते हो तो यहाँ पर भी आप निश्चित रूप से देख सकते हो कि उत्तम शुद्धि जो कांस्टेंट ग्रुप में हुई है उससे कई ज्यादा स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स हमें मिले थे वैगिकी शुद्धि में। तो यहाँ पर हम ऑलमोस्ट 95% यानी कि बहुत ही स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट रिजल्ट हमें मिला था, लेकिन फिर भी ये ग्रुप जो है ये ग्रुप बहुत ही छोटा है। टोटल 50 पेशेंट्स में से 19 पेशेंट को ही वमन किया गया था। तो ये भी बात कंसिडर करने जैसी है कि हो सकता है कि ग्रुप बहुत छोटा है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ रिजल्ट्स तो हमें प्रॉमिसिंग आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अगर हम ये बड़े ग्रुप में कर सकते हैं तो दैट कैन बी बेटर ऑप्शन। अभी जैसे कि अनुवासन बस्ती हमने दे दिया, कुछ ना कुछ हमें रिजल्ट्स मिल रहे हैं, सम्यक स्निग्धता के लक्षण कहीं ना कहीं तो आ रहे हैं, लेकिन उसके पीछे व्हाट वुड बी द प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी अगर हमें देखनी है तो प्रोबेबिलिटी में ये कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं which can be considered for probable mode of action of अनुवासन बस्ती। तो फर्स्ट पार्ट ये है कि चेंजेस इन द मूवमेंट ऑफ वायु इन कोष्ठ। तो ये सारी जो 5-6 ये जो पॉइंट्स है तो अभ्यंतर स्नेहपान के लिए भी यही कंसिडर होते हैं और अभी अनुवासन के लिए भी यही कंसिडर हो रहे हैं। सो चेंजेस इन द मूवमेंट ऑफ वायु इन कोष्ठ। द सेकंड पॉइंट इज फिजिकल चेंजेस लाइक फीलिंग ऑफ लाइटनेस ऑफ द बॉडी, अंग लाघव जैसे मैंने कहा था। फिर चेंजेस ऑकर्ड इन द पैटर्न ऑफ स्टूल। सो असंवत वर्च या स्निग्ध वर्च, लेकिन स्निग्ध वर्च हमने लिया नहीं है एज अ क्राइटेरिया ऑफ असेसमेंट, लेकिन असंवत of stools, that is considered as a change occurred in the pattern. Mental orientation like feeling of exhaustion without, that means clamor is related to luster and texture of skin, जैसे कि त्वक स्निग्धता या त्वक प्रसादन, ये भी हमें दिखाई दिया था। तो ये लस्टर और टेक्सचर चेंज जो हो रहा है वो उसके लिए है। चेंजेस पर्टेनिंग टू डाइजेस्टिव कैपेसिटी, तो ये मैंने पहले ही आपको कहा था कि अग्नि संदुक्षण ये क्राइटेरिया हम नहीं देख पा रहे थे। उसके लिए अगर कुछ सजेशंस इवन आपके पास है तो वो बहुत अच्छे रहेंगे, क्योंकि ये पायलट स्टडी था। जहां तक समझ में आ रहा था वहां तक ये स्टडी मैक्सिमम अप टू द लेवल करने का प्रयास हमने किया हुआ था। एंड सिम्टम्स ऑफ उत्क्लेश, जो मैंने कहा था अभी कि उत्क्लेश क्यों दिखाई देगा, क्योंकि कंटिन्यूअस बस्ती दिया हुआ है 7 दिन तक लगातार विथ एस्केलेटिंग डोज। और सेकेंडली जैसे कि मैंने कहा था कि कंटिन्यूअस अगर हम बस्ती देते हैं देन अग्निवधात और उत्क्लेश ये हो सकता है, ये दोनों कर्म हो सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट we will discuss changes in the movement of vayu in koshtha.
So as it is the main symptom of proper administration of अनुवासन बस्ती, कि जैसे मैंने कहा था, हमने देखा भी है वातानुलोमन ये ऑलमोस्ट अनुवासन बस्ती कांस्टेंट डोज में भी मिला था, अनुवासन बस्ती एस्केलेटिंग डोज में भी हमें वातानुलोमन ये लक्षण बहुत सारे यानी कि अप टू 98% पेशेंट में ये लक्षण हमें मिला था। तो इसलिए ये इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स डोज, ये जो मैंने कहा है यहाँ पर, तो अनुवासन सम्यक अनुवासन का लक्षण ही वातानुलोमन है, इसकी वजह से दोनों ग्रुप्स में हमें वातानुलोमन ये बहुत अच्छे से मिला था। तिळतेला along with सैंधव lubricates and oleates पुरीश व स्रोतस so as पक्वाशय। ऑफ कोर्स क्योंकि पक्वाशय से गुदा से ही अगर हम अनुवासन बस्ती दे रहे तो पक्वाशय और पुरीश व स्रोतस ये लुब्रिकेट होना बहुत जरूरी है और होगा भी, क्योंकि डोज भी बढ़ रहा है और ड्यूरेशन भी हमारा कंटिन्यूअसली 7 दिन का है। So it helps the fecal matter, urine and flatulence to pass through with ease. वातानुलोमन का यही अर्थ है कि मल, मूत्र और वात ये तीनों का अनुलोमन अपने मार्ग से अच्छे से होना विदाउट एनी डिफिकल्टी, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, दैट इज कॉल्ड एज वातानुलोमन। सो यहाँ पर हमने वातानुलोमन ऑब्जर्व किया था। पॉसिबली, मे बी, प्रोबेबली स्निग्ध और सर प्रॉपर्टीज ऑफ तिळतेल, हो सकता है कि स्निग्ध और सर प्रॉपर्टी उसमें प्रिडोमिनेंटली है तिळतेल में, उसकी वजह से ये हम देख सकते हैं। Then changes produced in physical orientation like अंगलाघव। तो अंगलाघव इसमें 40% पेशेंट्स में हमने अंगलाघव ये ग्रुप बी में देखा था, और सॉरी 40% पेशेंट्स ऑफ ग्रुप बी शोड अंग गौरव, जो कि मैंने आपको कहा था कि शिरो गौरव, उदर गौरव, सर्वांग गौरव, इस टर्म्स में पेशेंट ने हमें फीडबैक दिया था कि हमें लग रहा है, लेकिन नॉट नेसेसरी कि हर एक पेशेंट को पूरे दिन ये रह रहा था। किसी पेशेंट्स को 2 घंटे के लिए, किसी पेशेंट्स के लिए 4-5 घंटे के लिए, तो हो सकता है हम इसका भी कोरिलेशन कर सकते हैं कि जैसे कि पच्चमान अवस्था है स्नेह की, अभ्यंतर स्नेहपान जब हम करते हैं तो उसकी पच्चमानावस्था जब तक होती है, नेक्स्ट, पच्चमानावस्था जब होती है तो तभी भी हमें ये शिरो गौरव, सर्वांग गौरव ये लक्षण वहां पर मिलते हैं। तो सेम यहाँ पर भी शायद हो सकता है कि अनुवासन बस्ती जब तक उसका पचन वो पच्चमान अवस्था में है तब तक शायद ये शिरो, उदर और सर्वांग गौरव के लक्षण हमें मिले थे, लेकिन हर एक पेशेंट का उसका ड्यूरेशन अलग अलग था। तो पॉसिबल है कि कोष्ठ जैसा है, अग्नि जैसा है, अकॉर्डिंगली हमें ये सारे लक्षण मिले हो सकते हैं कि शिरो, उदर और सर्वांग गौरव। तो इसीलिए 40% यानी कि मैक्सिमम पेशेंट्स में हमें ये मिला था ग्रुप बी में अंग गौरव इंस्टेड ऑफ अंग लाघव। लेकिन अंग गौरव का अगर ये ड्यूरेशन हमने छोड़ दिया तो उसके बाद पेशेंट वाज फीलिंग अंग लाघव, लेकिन 40% नोटेड किया हुआ है हमने अंग गौरव के लिए। तो हो सकता है कि ड्यू टू गुरु प्रॉपर्टी ऑफ तिळतेल एंड जीर्यमाण अवस्था ऑफ स्नेह, जो कि मैंने अभी कहा कि अभ्यंतर स्नेहपान में भी जीर्यमाण अवस्था होती है, वैसे भी हो सकती है अनुवासन बस्ती की, और उसकी वजह से यहाँ पर ये शिरो, उदर गौरवादी लक्षण हमें मिले थे। फिर चेंजेस ऑकर्ड इन स्निग्धता ऑफ पुरीश, consistency of snigdhata of purisha. So due to snigdha property of तिळतेल, पक्वाशय and पुरीश become snigdha. Of course क्योंकि गुदा से हम बस्ती दे रहे हैं तो पक्वाशय और पुरीशय एक कभी ना कभी, यानी रुक्षता कितनी भी हो लेकिन कभी ना कभी, क्योंकि 7 दिन तक हम लगातार बस्ती दे रहे हैं, तो पॉसिबल है कि पुरीशय और पक्वाशय ये दोनों भी स्निग्ध हो सकते हैं। ड्यू टू सर एंड द्रव प्रॉपर्टीज पुरीश गेट लूजन, तो पुरीश लूज होने के लिए असंवत वर्च जो हमने दिखाई दिया हमें, तो वो सर और द्रव प्रॉपर्टी जो है तिळतेल की, उसकी वजह से ये हो सकता है। फिर असंवत वर्च इज अ स्टेट ऑफ सैचुरेशन ऑफ स्नेह इन फीसेस। पुरीश में जब ऑप्टिमम लेवल में स्नेह जाता है तो वहां पर असंवत वर्च हम देख सकते हैं। फिर सैचुरेशन ऑफ स्नेह इन द पुरीश इज मोर इन एस्केलेटिंग डोज ऑफ अनुवासन बस्ती,
ये भी हमने देखा था कि असंवतवर्च हमें मैक्सिमम पेशेंट में मिला था ग्रुप बी में, जो कि एस्केलेटिंग डोज का ग्रुप था, और जो कांस्टेंट डोज का था उसमें वातानुलोमन अच्छे से हो रहा था, पुरीश का अनुलोमन अच्छे से हो रहा था, लेकिन वहां पर असंवतवर्च ग्रुप बी से कम था। फिर असंवतवर्च इंडिकेट्स स्नेहन ऑफ अन्नवह एंड पुरीशव स्रोतस, दैट इज स्निग्धता ऑफ कोष्ठ इन जनरल, और स्निग्धता ऑफ कोष्ठ इज एक्सपेक्टेड इन अभ्यंतर स्नेहपान ऑल्सो, क्योंकि जब तक पूरा कोष्ठ स्निग्ध नहीं हो जाता तब तक हमें सम्यक स्निग्धता के लक्षण नहीं मिल सकते। तो यहाँ पर भी हम कंसिडर कर सकते हैं कि अन्नवह स्रोतस, पुरीशव स्रोतस, ये सारे दोनों स्रोतस अगर स्निग्ध हो रहे हैं, इसका मतलब कि कोष्ठ इन जनरल इज गेटिंग स्निग्धता। Changes produced in mental orientation like clumor. So clumor was seen in 14% and 56% patients of group A and group B respectively. तो ग्रुप बी में नेचुरली क्लमर ये लक्षण बहुत कम पेशेंट्स में मिले हैं, क्योंकि सम्यक अनुवासन में क्लमर नहीं हो सकता। वहां पर सम्यक अनुवासन में अंग लाघवादी लक्षण आ रहे हैं, वातानुलोमन अच्छे से हो रहा है, मलमूत्र का अनुलोमन अच्छे से हो रहा है, तो वहां पर क्लमर ये लक्षण नहीं दिखाई देता या बहुत कम पेशेंट में दिखाई देगा। Whereas in 56% patients of group B showed the symptom clamor. The lassitude develops due to guru and manda properties of sneha and may be observed during digestion of sneha. तो यहाँ पर भी अगेन जब तक स्नेह का डाइजेशन हो रहा है थ्रू अनुवासन, हम देख सकते हैं कि क्लमर ये लक्षण वहां पर आ रहा है। लेकिन एस्केलेटिंग डोज में क्लमर ये लक्षण यानी कि उसका ड्यूरेशन भी बहुत देर तक रह रहा था। ग्रुप ए में क्लमर ये लक्षण बहुत ही यानी कि बस्ती दिया, एक मैक्सिमम 1-2 घंटे में पेशेंट कह रहा है कि मुझे बहुत ही फ्रेश लग रहा है, जैसे कि अनुवासन बस्ती का अनुलोमन हो रहा है या प्रत्यागम हो रहा है, मल प्रवर्तन हुआ, मूत्र प्रवर्तन हुआ, वातानुलोमन हुआ, उसके बाद क्लमर ये लक्षण उसमें नहीं था। लेकिन ग्रुप बी में ये ड्यूरेशन वॉज वेरी लॉन्गर, क्योंकि हो सकता है वहां पर गुरु गुण और मंद प्रॉपर्टी जो है स्नेह की वो ज्यादा है, क्योंकि डोज ही ज्यादा है उसमें, तो हो सकता है कि ग्रुप बी में उसकी वजह से 56% पेशेंट शोड द सिम्टम क्लमर। चेंजेस रिलेटेड टू लस्टर एंड टेक्सचर ऑफ स्किन। तो स्किन के बारे में या त्वक स्निग्धता के बारे में हमने बहुत बातचीत की है इसके पहले भी। वीर्य ऑफ अनुवासन बस्ती स्प्रेड्स ऑल ओवर द बॉडी थ्रू अपान, सम्मान, व्यान, प्राण एंड उदान। ये तो सबको पता है कि बस्ती अगर हम देते हैं तो उसका ग्रहण सर्वप्रथम अपान से हो जाता है, उसके बाद समान उसे लेता है, फिर व्यान से पूरे शरीर में, और प्राण और उदान उसके बाद उसका ग्रहण करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि पांचों वायु उसका ग्रहण करते हैं और बस्ती का वीर्य पूरे शरीर में संचरण करता है, फैल जाता है। फिर स्नेह कैन रीच अप टू स्किन विद इन 5 days। ये हमने ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी देखा था कि 4th डे में सिर्फ एक ही पेशेंट को हमें मिला था त्वक स्निग्धता, लेकिन 5th डे ऑनवर्ड्स बहुत सारे या मैक्सिमम पेशेंट्स ऐसे थे जिनको 7th डे हमें त्वक स्निग्धता मिली थी, 6th डे में कुछ पेशेंट्स थे, और 3 पेशेंट्स ऐसे थे जिनका 5वें दिन में हमें त्वक स्निग्धता ये लक्षण हमें मिला था। तो स्नेह कैन रीच अप टू स्किन विद इन 5 days। स्किन इज उपधातु ऑफ माउस एंड व्यक्ति स्थान ऑफ रस। इसमें कुछ एक्सप्लेन करने वाली बात है ही नहीं। और स्निग्ध, पिच्छिल, मृदु एंड त्वक प्रसादकर प्रॉपर्टीज ऑफ तिळतेल enhances the same qualities in the body, hence त्वक स्निग्धता and मार्दव can be seen। तो इसकी ये हो सकता है, ये प्रोबेबल एक्शन है कि इसकी वजह से, क्योंकि तिळतेल बेसिकली त्वक प्रसादकर है, पिच्छिल है, मृदु है, स्निग्ध है, सूक्ष्म है, क्योंकि उसके साथ हमने लवण भी डाला हुआ था, तो उसकी वजह से वो अप टू द सटल चैनल त्वचा तक वहां पर उसका संचरण हो सकता है, और उसकी वजह से ये सारे लक्षण हमें दिखाई दिए। तो वी कैन कंक्लूड, और जैसे कि ये पूरा प्रेजेंटेशन आपने देखा, तो हम ये श्योरली कह सकते हैं कि एनल रूट इज ऑल्सो एन इंटरनल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जो डल्हन ने कहा था। स्नेह एडमिनिस्टर्ड विथ सैंधव स्प्रेड्स थ्रू आउट द बॉडी अप टू द
बर हो हे बघ रे हे थांबले कनेक्शन बघ चालू आहे पार्थ 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 हे कनेक्शन बघ परत नाही नाही, थांबा जरा थांबा. आलंय, येते परत, करा सुरू. येतोय हो. ओके so sorry for interruption again so we will conclude और we can conclude आपने जो स्लाइड्स अभी तक देखे हमने कंसेप्ट भी देखा उसका क्लिनिकल स्टडी जो उसे सपोर्ट कर रहा था कंसेप्चुअल स्टडी को ये भी देखा तो हम कंक्लूड कर सकते हैं ये पूरे स्लाइड शो से कि एनल रूट इज ऑल्सो एन इंटरनल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जैसे कि डल्लन ने कहा था हमने उसका श्लोक भी देखा था रेफरेंस भी देखा था स्नेह एडमिनिस्टर्ड विथ सैंधव स्प्रेड्स थ्रू आउट द बॉडी अप टू द सटल चैनल ऑफ कोर्स बेसिकली स्नेह तिलतेल इस सूक्ष्म और सैंधव के साथ अगर वो मिक्स करके हम दे रहे हैं तो ऑफकोर्स सूक्ष्म गुण का तो काम होगा ही फिर वृद्धि अभिषंद क्लेदन ऑफ दोष टेक प्लेस ड्यू टू सिमिलैरिटी ऑफ प्रॉपर्टीज हमने इसके पहले वाले सारे स्लाइड्स देखे थे जिसमें अंग गौरव क्लम उत्क्लेशन के कुछ लक्षण हमें दिखाई दे रहे थे जो कि डिनोट कर रहे थे कि वृद्धि अभिषंद और क्लेदन ऑफ दोष पाक एंड स्रोतोमुख विशोधन टेक प्लेस ड्यू टू स्वेदन क्योंकि ऐसे है कि हमने सिर्फ स्नेहपान इंस्टेड ऑफ स्नेहपान अनुवासन दिया है अनुवासन के बाद का विश्राम दिन वमन के लिए विरेचन के लिए was सेम एज दैट ऑफ अवर रेगुलर शोधन कर्म तो वमन के लिए जैसे कि एक दिन हम रुके थे लेकिन 3 बार सर्वांग स्नेहन स्वेदन हुआ था विरेचन के लिए हम बीच में 2 दिन रुके थे लेकिन 3 दिन सर्वांग स्नेहन स्वेदन हुआ था तो सेम जैसे कि हम रेगुलर स्नेहपान और शोधन के लिए करते हैं उसी तरीके से स्वेदन हमने यहाँ पर भी किया था यहाँ पर हमने अनुवासन बस्ती जब दिया था तब स्नेहन सिर्फ उदर और कटिपृष्ठ प्रदेशी किया था क्योंकि अगर हम सर्वांग अभ्यंग कर लेते तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अनदर विचारणा स्नेह क्योंकि जैसे हमने देखा था कि त्वचा ये भी एक विचारणा स्नेह का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है तो इसीलिए हमने सर्वांग अभ्यंग पहले दिन से नहीं किया था सिर्फ जो विश्राम दिन है उसमें ही हमने सर्वांग अभ्यंग किया था तो पाक और स्रोतोमुख विशोधन जो स्वेदन का कर्म है स्पेशली वो हमने स्वेदन के लिए ही छोड़ा था और उसका काम उसी तरीके से होना जरूरी है फिर दोषास आर फोर्स टू मूव टुवर्ड्स कोष्ठ फ्रॉम शाखा तो जैसे कि स्नेहपान से हम देख रहे हैं कि कोष्ठ से शाखा तक एक्सट्रीमली सॉरी यहाँ पर मैंने गलती से कोष्ठ टू शाखा लिखा है लेकिन शाखा टू कोष्ठ यहाँ पर दोषों की प्रवृत्ति हो रही है जैसे कि उसकी वजह से अच्छे से हमें वमन और विरेचन दिखाई दिया था तो यहाँ पर प्लीज कंसिडर नॉट कोष्ठ फ्रॉम शाखा नो एक मिनट दोषा आर फोर्स टू मूव टुवर्ड्स कोष्ठ फ्रॉम शाखा या इट इज करेक्ट द सेंटेंस इज करेक्ट तो कोष्ठ तक दोष आ रहे हैं शाखा से तो ये भी हमने देखा है कि वमन विरेचन के अगर आउटपुट अच्छे हैं तो इसका मतलब दोष शाखा से कोष्ठ तक आ रहे हैं तो मॉडर्न रिसर्च में भी अगर हम देखते हैं क्योंकि हमारा ये स्टडी अगर हमने सपोर्ट करना है हमें तो even modern researchers accepted that anal route can be used as an alternative for oral route. Rectal administration of drugs partially avoids hepatic first part metabolism as middle and inferior rectal veins drain the lower part of rectum and enter into the inferior vena cava entering the general circulation. यानी अगर हमने इसीलिए कहते हैं कि सिर्फ 4 अंगुल ही बस्ती नेत्र गुदा के अंदर प्रविष्ट होना चाहिए क्योंकि 4 अंगुली जहां तक प्रविष्ट होती है वहां से ही हमें इंफीरियर और मिडिल रेक्टल वेन्स वहां तक ही है अगर उसके भी अंदर हमने कैथेटर पास कर लिया या बस्ती नेत्र अंदर डाला तो ऊपर की सुपीरियर जो रेक्टल वेन है वो वहां पर आपको मिलेगी और हो सकता है कि जो हिपैटिक फर्स्ट पार्ट मेटाबॉलिज्म जो है तो जो हम अवॉइड कर रहे हैं 4 अंगुली देने के बाद तो हो सकता है कि वो थ्रू हिपैटिक हम जा सकते हैं तो इसीलिए हम 4 ही अंगुल इंसर्ट करते हैं बस्ती नेत्र ये भी उसका एक कॉज हो सकता है तो इंफीरियर वेना कैवा में डायरेक्ट एंटर होने की वजह से जनरल सर्कुलेशन में हमारे बस्ती का वीर्य
जा सकता है और इसीलिए हमें फास्ट एक्शन दिखाई दे सकती है. दिस वाज इन्वेस्टिगेटेड एंड प्रूव्ड with lidocaine, a hepatic high clearance drug. It has been demonstrated that the rectal route is more efficient than even intravenous route. तो यहाँ पर तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये 2 रिसर्च पेपर मैंने निकाले थे, इसके रेफरेंस भी आप देख सकते हो. तो पोस्टपार्टम हिमोरेज ये जो सेकंड मैंने दिया था, तो ये इंट्रावेनस रूट से भी ज्यादा इफेक्टिव है. उन्होंने जो मेडिसिन वहां पर अप्लाई किए थे वो मेडिसिन उन्होंने एज अ बस्ती यानी कि एनिमा, उनका कहने का रूट हो सकता है एनिमा, तो वो एनिमा के रूट से यानी कि हम कंसिडर कर सकते हैं कि गुदा ही उसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है. तो वहां पर पोस्टपार्टम हिमोरेज में इंट्रावेनस से ज्यादा भी अच्छे रिजल्ट्स उनको मिले थे बस्ती से. तो ये हो सकता है कि फर्स्ट पोर्टल पास हम कर रहे अवॉइड कर रहे हिपैटिक पास अवॉइड कर रहे, उसकी वजह से वीर्य जो है बस्ती का वो मेन सर्कुलेशन में आता है और उसकी वजह से पूरे शरीर में स्प्रेड होने में यानी कि वो क्विकली स्प्रेड हो सकता है. तो ये उसके 2 रेफरेंसेस है जो आपको नेट पे अवेलेबल है. सो लास्ट में मैं ये कह सकती हूँ कि अच्छमेव पिबेत स्नेहम अच्छपानम ही पूजितम. ऑफ कोर्स आई एम वेरी वेल अवेयर कि अच्छपान यही सबसे अच्छा तरीका है स्नेहपान करने का या दोषों को शाखा से कोष्ठ में लाने का, और उसके बाद वमन और विरेचन हम अच्छे से कर सकते हैं, नो डाउट. लेकिन जो 15 to 20% पेशेंट्स है जो बहुदोषावस्था में है, उनको शोधन बहुत ही आवश्यक है, but they are very reluctant to take Snehapan. So this attempt has been made for those patients who may deprive the benefits of Shodhana procedures only because of aversion of Snehapan. तो इसका कहने का मतलब ये है कि आप you should go first for अच्छा स्नेहपान. हमें पहले स्नेहपान के लिए ही जाना है. लेकिन जो पेशेंट्स बिल्कुल ही स्नेह के लिए तैयार नहीं है, स्नेहपान के लिए, तो उनके लिए अल्टरनेटिव क्या हो सकता है? तो अनुवासन बस्ती इज द बेस्ट चॉइस फॉर अल्टरनेटिव फॉर स्नेहपान. तो ये अटेम्प्ट जो मैंने किया था, तो ये सारे आप सारे प्रैक्टिशनर्स हो, आप सबको पता है कि कम से कम 15 to 20% पेशेंट है वहां पर कि जो स्नेहपान नहीं करते. तो उनके लिए ये सारा जो अटेम्प्ट है ये मैंने किया था. और जो बहुदोषावस्था में है और जिनको शोधन बहुत ही आवश्यक है. फिर यहाँ पर और एक क्वेश्चन यहाँ पर मुझे पूछा गया था कि आपने कहा है कि कुष्ठ में आपने बस्ती दिया है, प्रमेह में, स्थौल्य में, विच आर एक्चुअली कॉन्ट्राइंडिकेटेड फॉर स्नेहपान. यस आई नो दैट. लेकिन ऐसे होता है कि अगर स्थौल्य का पेशेंट है, प्रमेह का है, बहुदोषावस्था के ये पेशेंट है, आपको उन्हें वमन या विरेचन देना है, तो आप वहां पर भी अभ्यंतर स्नेहपान देते हो, नॉट एज अ ट्रीटमेंट बट एज अ पूर्व कर्म. तो यहाँ पर भी जो बस्ती है, तो बस्ती भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है स्थौल्य, कुष्ठ और प्रमेह में, लेकिन फिर भी यहाँ पर भी जो अनुवासन मैंने दिया है विच कैन बी कंसिडर्ड एज अ पूर्व कर्म ऑफ शोधन, पूर्व कर्म ऑफ वमन और विरेचन. तो इसीलिए यहाँ पर ये मैंने अटेम्प्ट किया हुआ है और आपके सामने मैंने ये प्रस्तुत किया था. सो ये दो मेरे पब्लिकेशंस है, JAIM में पब्लिश हुआ है. ये भी रेफरेंसेस आप देख सकते हो. उसमें ये पहला जो पेपर था उसमें मैंने सिर्फ एस्केलेटिंग डोज का ही लिखा था, ट्रेंड्स फ्रॉम अ पायलट स्टडी, क्योंकि पहले हमने पायलट स्टडी किया था. 270 ml लास्ट डोज अगर हो रहा है तो 270 यानी हमारा स्नेह बस्ती है वो 240 तक ही जाता है, लेकिन काश्यप में 320 तक लास्ट डोज बताया हुआ है. तो इसीलिए 270 तक हमने दिया था. तो मैंने पहले ही आपको कहा था, इसीलिए मैंने सिर्फ 25 ml से ही इंक्रीज किया हुआ था, उससे ज्यादा हम इंक्रीज नहीं कर पा रहे थे. तो ये जो फर्स्ट पेपर है इसमें हमने पायलट स्टडी दिया हुआ था, सिर्फ 10 पेशेंट का ही डेटा इसमें है. और ये जो सेकंड पेपर है तो उसमें मैंने कंपैरेटिव स्टडी जो अभी मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है, तो ये कंपैरेटिव का पूरा डेटा उसमें आपको मिलेगा, कांस्टेंट और एस्केलेटिंग डोज का. जैसे मैंने अभी कहा है आपको कि ये बहुत ही पायलट लेवल का स्टडी है, तो फर्दर स्कोप ऑफ द स्टडी इज वेरी हाई. आप सारे लोग, आप में से बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं कि जो रिसर्च माइंडेड है,
जो रिसर्च करना चाहते हैं, आयुर्वेद में रिसर्च के लिए बहुत स्कोप है, बहुत यानी कि रिसर्च हम कर सकते हैं और उसका एप्लीकेशन भी कर सकते हैं। नॉट नेसेसरी कि ये रिसर्च यानी कि सिर्फ बायोकेमिस्ट्री है या बायोफिजिक्स है, लेकिन उनके साथ से या बायोफिजिक्स बायोकेमिस्ट्री के उनका हेल्प लेकर हम हमारे ये जो स्टडीज है ये भी हम प्रूव कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर बहुत सारे व्याधि लिए थे, क्योंकि ये इसके पहले काम ही नहीं हुआ था, तो आप फर्दर स्टडी अगर करना चाहते हो तो स्पेसिफिक व्याधि ले लो, स्पेसिफिक स्नेह ले लो, सिद्ध स्नेह भी आप ले सकते हो, लेकिन ये रिसर्च पर्पज के लिए मैंने सिद्ध स्नेह नहीं लिया था, सिर्फ मूर्छित तिल दोनों ग्रुप में और सारे व्याधियों में मैंने यूज किया था। तो यू कैन गो फॉर स्पेसिफिक स्नेह विथ स्पेसिफिक व्याधि। तो आप ऐसे कर सकते हो कि सिर्फ आपने कुष्ठ लिया, उसमें में भी महातिक्तक घृत का अनुवासन दिया, हो सकता है कि ये आप कर सकते हो। फिर डोसेज फॉर्म ये रिसर्च पर्पज के लिए 25 ml से ही मैंने इंक्रीज किया था। अगर आप चाहते हो तो अकॉर्डिंग टू द कोष्ठ, अकॉर्डिंग टू द अग्नि, आप ये डोसेज फॉर्म चेंज कर सकते हो। फिर जैसे है कि स्टडी ऑफ गट माइक्रोबायोटा का मैंने प्रयास किया था, और एक मेरा प्रोजेक्ट था तक्रबस्ती का, तो वहां पर हमने गट माइक्रोबायोटा का स्टडी भी किया हुआ है। तो बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स हमें मिलते हैं गट माइक्रोबायोटा में। अगर अभी आप देखते हो तो ईएनएस या गट माइक्रोबायोटा, गट फीलिंग, ये बहुत सारे गट से लेकर यानी गट लेकर उसमें बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस या हम काम देख रहे हैं, मॉडर्न मेडिसिन में ये बहुत सारा काम चल रहा है, तो क्यों ना हम उनका हेल्प लेकर हमारे बस्ती का उस तरीके से अध्ययन कर सकते हैं। श्योर रूप में या निश्चित रूप से हम ये कर सकते हैं, और हमारे ही यानी कि वात पित्त कफ या बस्ती, हमारे ही द्रव्य ये सारे यूज करके, लेकिन उनके क्राइटेरिया वहां पर अप्लाई करके हम कुछ ना कुछ कंक्लूजन पर आ ही सकते हैं। तो इसीलिए ये फर्दर स्कोप ऑफ स्टडी इज वेरी हाई। जो भी रिसर्चर्स है आप में से, तो ये सारे आप कर सकते हो। ये पायलट स्टडी है, ये सिर्फ बेस है, ये बेस को ध्यान में रखते हुए आप इसके ऊपर कर सकते हो काम। अभी जैसे कि ये हमारा ये स्टडी तो यहाँ पर खत्म हुआ, उसका प्रेजेंटेशन तो खत्म हुआ, लेकिन ऐसे होता है कि आपने जो पेशेंट्स देखे उसमें रिजल्ट्स आपने कैसे देखे, तो ये कहने के लिए मैंने कुछ केसेस यहाँ पर प्रेजेंट किए हैं, लेकिन हमें टाइम बहुत कम है, इसीलिए मैं सारे केसेस नहीं दिखा सकती। लेकिन पीसीओडी की पीसीओएस ये जो अभी बहुत सारे पेशेंट्स में हमें दिखाई देते हैं, हमारे रेगुलर प्रैक्टिस में भी ये पेशेंट्स बढ़ रहे हैं। उसके कारण और बाकी के इसमें मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि ये आज का विषय है नहीं, लेकिन उसमें भी मैंने अनुवासन बस्ती दिया था एज एन अल्टरनेटिव पूर्वकर्म फॉर स्नेहपान, और उसके बाद मैंने उसमें विरेचन दिया था। तो उसके कुछ केसेस डिस्कस करती हूँ आपके साथ, या मैंने उसके लिए अनुवासन क्यों चूज किया ये आपके साथ डिस्कस करती हूँ, और फिर मेरा प्रेजेंटेशन खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे है कि ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्राइटेरिया अनुवासन बस्ती पूर्वकर्म के तौर पर दिया था, और जो एस्केलेटिंग डोज वाला था, तो यहाँ पर पूरे पेशेंट 8 पेशेंट्स मैंने मूर्छित तिल तेल एस्केलेटिंग डोज में दिया था, और सेंधो भी एस्केलेटिंग डोज में ही दिया था। फिर ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट 3 to 7 days, सेम जो हमने पहले डिस्कस किया है, मैं फिर से ये डिस्कस नहीं करूंगी। 7 दिन वॉज द मैक्सिमम लिमिट बिकॉज दैट इज कंसिडर्ड एज स्नेह प्रकर्ष काल, क्योंकि गुद या अभ्यंतर स्नेहपान का एक मार्ग है, इसीलिए 7 दिन के ऊपर हमने बस्ती नहीं दिया है। फॉलोअप एवरी डे है। स्नेह द्रव्य जो सर्वांग स्नेहन के लिए हमने यूज किया था वो भी तिल ही था, और जैसे मैंने कहा है कि विरेचन के लिए हमने 2 दिन बीच में हम रुके थे, उसके बाद तो ये 2 दिन में हमने सर्वांग स्नेहन स्वेदन, और प्रायर टू विरेचन हमने सर्वांग स्नेहन और स्वेदन किया था। फिर विरेचक द्रव्य या 8 पेशेंट में हमने अभयादि मोदक दिया था। अभयादि मोदक ऑफकोर्स रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ओरली दिया था। डोज 250 to 500 मिलीग्राम एज पर द कोष्ठ ये चेंज करना पड़ा था विथ एम्प्टी स्टमक एट 9 AM विथ वाटर एंड असेसमेंट आफ्टर ट्रीटमेंट। फर्स्ट मंथ कंप्लीशन के बाद भी हमने देखा था उनका असेसमेंट, और सेकंड असेसमेंट जो था वो 3rd मंथ के बाद हमने देखा था। इसके ऑब्जर्वेशंस अगर हमने देखे हैं
तो उसमें पीसीओडी ये प्राइमरी इनफर्टिलिटी में भी आया हुआ था अलोंग विद द सिम्टम्स स्थौल्य। ये मैक्सिमम पेशेंट्स थे कि स्थौल्य और पीसीओडी विथ प्राइमरी इनफर्टिलिटी, फिर पीसीओडी विथ प्राइमरी इनफर्टिलिटी विथ स्थौल्य और हाइपोथायरॉयडिज्म, ये भी एक अलग सा हमें मिला था, एक ही पेशेंट था लेकिन, और पीसीओडी विथ सेकेंडरी इनफर्टिलिटी विथ स्थौल्य। तो अगर आप यहाँ पर देखते हो तो पूरे 8 पेशेंट्स मेरे स्थौल्य के है ही, लेकिन उसके साथ हो सकता है कुछ सेकेंडरी इनफर्टिलिटी है या हाइपोथायरॉयडिज्म है। Distribution of patients according to symptoms of सम्यक स्निग्ध after administration of अनुवासन बस्ती। तो ये मैं फिर से नहीं दोहराऊंगी क्योंकि ये हमने ऑलरेडी देखा है कि एस्केलेटिंग डोज में वातानुलोमन, असंवतवर्च, क्लम, स्निग्धत्वक और अंग गौरव हमें कैसे मिलता। शुद्धि लक्षण जो है तो उसमें भी ये वैगिकी, लैंगिकी, अंतिकी, ये भी अभी मैं बहुत डिस्कस नहीं करूंगी, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखते हो तो 8 में से 2 पेशेंट्स में उत्तम शुद्धि हुई थी और 6 पेशेंट्स में मध्यम शुद्धि मिली थी। फिर रिजल्ट्स इसके जो आए थे तो 8 में से 3 पेशेंट कंसीव्ड विद इन 2 मंथ्स, 4 पेशेंट कंसीव विद इन 4 to 5 मंथ्स और एक पेशेंट था जो बिल्कुल ही कंसीव नहीं हुआ था। So this chart shows that results are obtained almost in 88% of patients. तो इसमें बाकी का एक भी मेडिसिन नहीं चल रहा था, सिर्फ बस्ती और बस्ती के बाद विरेचन। तो अगर हम संप्राप्ति देखते पीसीओडी की, संप्राप्ति इसलिए हम देख रहे हैं ताकि हम ये सोच सकते हैं कि हमने अनुवासन बस्ती क्यों चूज किया था। तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो कि वातदुष्टि स्पेशली अपान और प्राण ये मेन है, और दृश्य में अगर आप देखते हो तो रस, रक्त, मेद और कफ प्रधान सारी दृष्टि है यहाँ पर, लेकिन पहला प्रकोप जो है वो वात का है। फिर यहाँ पर कंडीशंस जो दिखाई देती है पीसीओएस में तो वो कफावृत्त वायु या अंतफलस्थ गुल्म उसे हम कह सकते हैं, लेकिन आवरणात्मक संप्राप्ति और कफ का आवरण है, उसकी वजह से वहां पर रप्चर नहीं हो रहा है फॉलिकल का, बीज निष्काशन नहीं हो रहा है और परिणामन नहीं हो रहा है, यानी कि स्त्री बीज का परिणामन जब तक नहीं होता, जब तक वो बाहर नहीं आता तब तक कंसीव होने के चांसेस ही नहीं है। तो इसीलिए ये जो है वंध्यत्व पीसीओडी की वजह से आने वाला वंध्यत्व जो है वो कफावृत्त वायु या अंतफलस्थ गुल्म इस तरीके से हम कंसिडर कर सकते हैं। तो संप्राप्ति घटक इन जनरल अगर हम देखते हैं तो दोष में वात, अपान और प्राणी स्पेशली, कफ में आवरण ऑफ वात और पित्त का क्षय क्योंकि परिणमन नहीं हो रहा है उसकी वजह से यहाँ पर क्षय लिखा हुआ है। दुष्य में रस, रक्त, मेदव स्रोत, अग्निमांद्य उसका है, उत्पत्ति स्थान अपान क्षेत्र, स्रोतो दुष्टि संगात्मक है और व्याधि विनिश्चय वंध्यत्व ड्यू टू अंतफलस्थ गुल्म या कफावृत्त वात, इस तरीके से कुछ तो संप्राप्ति वहां पर हो रही है। अभी हमने ये संप्राप्ति देखी, संप्राप्ति घटक देखे, उसके बाद हम चिकित्सा की तरफ जाते हैं, तब हमें पता चलेगा कि हमने अनुवासन बस्ती क्यों चूज किया है। तो कफावृत वात में बेसिकली वमनम स विरेचनम, तो विरेचन हमने देना ही था इसीलिए वो विरेचन चूज किया है। कफ जो गुल्म अगर हम देखते हैं तो उसकी भी ट्रीटमेंट विरेचन ही कही है, इसीलिए हमने वो यहाँ पर विरेचन ट्रीटमेंट ली थी, और विरेचन से अपान का क्षेत्र है तो वो भी इजी हो जाएगा दोष रेचन के लिए, इसीलिए भी हमने विरेचन वहां पर चूज किया था। फिर गुल्म चिकित्सा अगर हम देखते हैं तो गुल्म चिकित्सा में स्नेहपानम हितम गुल्मे विशेषेण ऊर्ध्व नाभिजे पक्वाशय गते बस्ती उभयम जठराश्रय। तो पक्वाशय गते बस्ती, ये पक्वाशय गत नहीं है मुझे भी पता है, लेकिन अपान क्षेत्र में आने वाला गुल्म ऐसे तो हम श्योरली कह सकते हैं। तो इसीलिए अगर हम देख सकते हैं तो यहाँ पर इंस्टेड ऑफ स्नेहपान अगर स्नेहन के लिए हमने बस्ती यूज किया तो क्या हो सकता है। तो जरूर अगर हमने कंसेप्चुअल अभी का जो स्टडी हमने देखा तो आप ये समझ सकते हो कि ये बस्ती वहां पर श्योरली काम करेगी। मुझे पता है यहाँ पर ये बस्ती जो आई हुई है ये ट्रीटमेंट के तौर पर है, नॉट के पूर्व कर्म के तौर पर, लेकिन फिर भी बस्ती अगर यहाँ पर आई हुई है तो मैंने उसका मतलब अनुवासन बस्ती लेकर स्नेहपान, इंस्टेड ऑफ स्नेहपान आई हैव यूज्ड अनुवासन बस्ती। फिर स्थान चिकित्सा, अनुवासन बस्ती अगर है तो सबको ही पता है कि अनुवासन बस्ती है स्थानिक चिकित्सा है, स्थानिक चिकित्सा है क्योंकि पक्वाशयगत सारे व्याधियों में हम बस्ती दे सकते हैं।
सर्वत्रिदोष प्रभवेतु वायोः स्थानानुपूर्व्या प्रसमीक्ष कार्य। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, और गुल्म की चिकित्सा भी अगर आप देखते हो तो संघ हमें निकालना है, लेकिन वात प्रकोप भी नहीं होना चाहिए। तो स्थानानुपूर्व्या प्रसमीक्ष कार्यम, ये भी वहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यथोल्बणस्य दोषस्य तत्र कार्यम विसर्जितम आदौ अन्ते च मध्ये च मारुतम परिरक्षता। तो मारुतम परिरक्षता आदौ भी, मध्य भी और अंते भी, ये हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। गुल्म अधिकार में आया हुआ श्लोक है, तो गुल्म संगात्मक संप्राप्ति है, स्रोतोरोधात्मक संप्राप्ति है, फिर भी मारुतम परिरक्षता ये हमेशा होना बहुत ही जरूरी है। और स्थान भी वात का है, व्याधि भी वात का ही है, भले वो संगात्मक है, कफ का आवरण है, फिर भी वात प्राधान्य उसमें है। इसलिए यहाँ पर अगर हमने अनुवासन बस्ती इंस्टेड ऑफ स्नेहपान दिया, स्थान भी पक्वाशयगत है, यानी अपान का स्थान है या नाभि के अधः का स्थान है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर बस्ती का प्रयोजन किया है इंस्टेड ऑफ आभ्यंतर स्नेहपान। तो स्नेहपान नहीं करके हमने अनुवासन बस्ती दिया विथ एस्केलेटिंग डोज, 120 ml फर्स्ट डोज, 270 ml लास्ट डोज ऑफ 7th डे, और उसके बाद 2 दिन का विश्राम, सर्वांग स्नेहन स्वेदन, 3rd डे अभयादि मोदक से विरेचन। मे बी 250 मिलीग्राम से लेकर 500 मिलीग्राम तक डोज एडजस्ट किया हुआ था एज पर द कोष्ठ। So effect of combination of अनुवासन बस्ती with विरेचन in वंध्यत्व, that is PCOD. So as a पूर्व कर्म, ये सारी चीजें मैंने अभी आपको बताई है कि पूर्व कर्म इसलिए मैंने अनुवासन दिया था, उसकी वजह से वातानुलोमन हुआ था, स्थान चिकित्सा अच्छे से हुई थी, और चेंजेस ऑफ वात प्रकोप कम हुए थे, यानी कम हो रहे हैं, और विरेचन से कफग्न कार्य होगा, वातानुलोमन होगा और आवरण दूर होगा। तो आवरण भेदन, अपान प्राण अनुलोमन, नॉर्मल स्त्री बीज निर्मिति एंड निष्क्रमण, ये सारी चीजें अनुवासन बस्ती अलोंग विथ विरेचन। आप सबको पता है कि पीसीओएस के पेशेंट्स ट्रीट करना बहुत ही मुश्किल है, कष्टसाध्य व्याधि है, लेकिन फिर भी हम कुछ न कुछ प्रयास तो जरूर कर सकते हैं यहाँ पर, और अनुवासन एज अ पूर्व कर्म देकर फिर विरेचन करने के बाद मुझे बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिले थे। ऑफ कोर्स फिर कहना चाहूंगी कि पेशेंट बहुत ही कम, 8 यानी कि बहुत ही कम नंबर है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं फर्स्ट स्टेप हमें लेनी है, तभी हम आगे जा सकते हैं। तो भले ही ये 8 पेशेंट का डेटा मेरे सामने, आपके सामने मैं रख रही हूँ, लेकिन फिर भी अगर प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स हमें मिल रहे तो क्यों ना हम अनुवासन बस्ती यूज कर सकते हैं इस तरीके के कंडीशंस में। तो थैंक यू वेरी मच, आप सबने मुझे ये मौका दिया, जो मेरा स्टडी था, और ये मैंने बहुत ही, यानी कि इसीलिए मैंने पहले ही आपको कहा कि वेरी दिलचस्प स्टडी था, लेकिन वेरी कंट्रोवर्शियल स्टडी भी है। बहुत सारे जगह से इसके लिए अपोज भी हुआ था। बहुत सारे लोगों ने कहा कि हेडलाइट जब आपके पास है तब आप टेल लाइट क्यों यूज कर रहे हो, लेकिन ऐसे है कि अगर हमें रिवर्स में जाना है तो टेल लाइट भी उतनी ही जरूरी होती है, नॉट नेसेसरी कि हमेशा हम हेडलाइट से ही आगे जा सकते हैं। तो इसलिए मुझे ऐसे लगता है कि मैंने तो ये प्रयास किया है कि स्नेहपान जो नहीं ले सकते पेशेंट, तो उनके लिए मैंने अनुवासन बस्ती दिया था। तो आप इसमें बहुत सारे अल्ट्रेशंस करके अनुवासन बस्ती दे सकते हो, श्योरली दे सकते हो। मैंने आपके सामने 100 पेशेंट्स का डेटा रखा है, भले ये पायलट स्टडी हो सकता है, 100 पेशेंट इज नॉट अ बिग नंबर, लेकिन फिर भी ये कुछ ना कुछ प्रयास तो मैंने किया है। और आयुर्वेदीय इन लोगों ने जो मुझे ये मौका दिया, और मैंने बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज के बाद भी मैं ये कर पाई, तो इसीलिए मैं आप सबका धन्यवाद कहती हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंटली लिसनिंग मी। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद मैडम, आपने यहाँ आके जो व्याख्यान किया है उसके लिए हम सबकी तरफ से मैं आपका आभार प्रदर्शन करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद।